हेलो एवरीवन, मैं हूं सनी सिंह। हमारे इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में मेथड पढ़ा था हम लोगों ने बाइनरी फिजन्स के बारे में और मल्टीपल फिजन्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था जो फिजन्स के अंदर आता है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग मैंने मल्टीपल फिजन्स में एक एग्जांपल्स बताया था प्लाज्मोडियम के बारे में, है ना। और मैंने ये भी बोला था कि प्लाज्मोडियम से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। देखिए मुझे प्लाज्मोडियम के लिए एक स्पेशल डायग्राम और कुछ नोट्स मुझे बताना पड़ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब जरूर ये कुछ इंपॉर्टेंट है तभी। ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि बोर्ड के एग्जाम्स में मेरा टारगेट है कि आपका मार्क्स बेस्ट आए और 90% से एबव लाना है। इस वजह से मैंने प्लाज्मोडियम के बारे में स्पेशल कुछ पॉइंट में बता रहा हूँ। और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार प्लाज्मोडियम से रिलेटेड भी कोई 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखिए प्लाज्मोडियम सबसे पहले होता क्या है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। ये एक छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बिल्कुल माइक्रोस्कोप से ही हम लोग देख पाते हैं, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम इज ए टाइप ऑफ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको पहले भी मैंने बताया था ना कि सिंगल सेल्ड का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ रहता है। ठीक है। तो उसे हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहेगा और दे आर एबल टू डिवाइड ओनली विद इन ए होस्ट सेल। और क्या प्लाज्मोडियम का एक खास बात क्या है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी बॉडी के अंदर इन कर जाएगा और इन करने के बाद वो उसके बाद डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, मतलब वो अब ग्रो करना स्टार्ट करेगा। पहले बाहर में रहेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। मैंने क्या बताया? एबल टू द डिवाइड ओनली विद इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल का मतलब क्या होता है? देखिए आप लोगों को पता होगा कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह में कई तरह का फंक्शंस होते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट कौन है या फिर यहाँ पे होस्ट कौन कर रहा है। मतलब कोई एक बाहर का बंदा आकर के जो वहाँ पे प्रेजेंट है ना, उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। तो होस्ट सेल्स का मतलब ये होता है जो किसी बॉडी के अंदर में वो प्लाज्मोडियम इंटर करेगा। ठीक है ना। उसको हम लोग होस्ट सेल कहते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिज्म या वो चीज या वो बॉडी जिसके अंदर में प्लाज्मोडियम इंटर करेगा उस चीज को होस्ट सेल कहते हैं। जैसे मैं प्लाज्मोडियम को एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर इन कर गया, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि प्लाज्मोडियम होस्ट कर रहा है मेरे अंदर में। ठीक है ना। और होस्ट करने के बाद ही ये डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। ये प्लाज्मोडियम का खास बात है। ठीक है। अब प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ और पॉइंट्स। देयर आर 100 स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम which can infect many animals such as the birds, mammals and humans। ठीक है। क्या बोल रहे हैं ना कि ये 100 स्पीसीज से भी ज्यादा है, ये बहुत बड़ा स्पीसीज है ये प्लाज्मोडियम। ठीक है। प्लाज्मोडियम एक बहुत बड़ा स्पीसीज है जो इन्फेक्ट करता है बहुत सारा एनिमल को। कई तरह का एनिमल्स में ये वायरस ये ऑर्गेनिज्म इन कर जाता है और कुछ बर्ड्स में भी इन कर जाता है और कुछ मैमल्स और ह्यूमन में भी ये इन कर जाता है ये प्लाज्मोडियम। और क्या करता है उसके बाद वो इन्फेक्ट करता है। ठीक है। तो ये तो प्लाज्मोडियम का कुछ खास बात था। और कुछ पॉइंट, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया पैरासाइट्स होता है। अब ये मलेरिया पैरासाइट्स क्या होता है? देखिए हम लोग अक्सर एक चीज़ देखे होंगे क्या कि हम लोगों को कभी कभी मलेरिया डिजीज हो जाता है ना। हम लोगों को फीवर वगैरह एकदम चिल फीवर आना स्टार्ट कर जाता है। इसका मतलब क्या होता है ना, चिल फीवर आ रहा है तो मे भी हो सकता है उसको मलेरिया हो जाए। कभी कभी आप सुने होंगे कि हमारे कॉलोनी में बहुत मलेरिया का पेशेंट आ रहा है। ठीक है। ये मलेरिया का पेशेंट का मतलब क्या होता है ना कि वो इंसान जो इन्फेक्टेड है वो मलेरिया पैरासाइट से है। ठीक है। अब मलेरिया पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट्स का मतलब समझ लीजिए पहले क्या होता है। पैरासाइट्स का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी बॉडी के अंदर में रह रहा हो।
या किसी के बॉडी के अंदर इन कर गया, उसको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल पे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी वायरस, बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी, अगर वो किसी बॉडी के अंदर इन कर जाए तो उसको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। या फिर इन कर जाए या फिर आउटर सरफेस पे भी रहे तो उसको भी हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट्स होता है विच प्रोड्यूस द मलेरिया डिजीज इन ह्यूमन। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक मलेरिया पैरासाइट्स होता है, मतलब प्लाज्मोडियम है ना मलेरिया डिजीज को प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब कैसे काम करता है सुनिएगा ध्यान से। प्लाज्मोडियम जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है या ऐसा पैरासाइट होता है जो कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज ही कैरी करता है। ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज क्या होता है? देखिए, मॉस्किटोज ना दो तरह का होता है, एक मेल मॉस्किटोज होता है और एक फीमेल मॉस्किटोज होता है। अब जो मच्छर होते हैं ना, मेल और फीमेल, अक्सर जो हम लोगों को काटते हैं नाइट में, सुबह शाम, जब देखो एकदम बिल्कुल काटता फिरता रहता है, वो जो काटता है ना वो काटता नहीं है, एक्चुअल में वो काटती है वो फीमेल होती है, ठीक है ना। जो अक्सर मॉस्किटोज जो हम लोगों को काटते हैं वो फीमेल होती है, वो मेल नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि सर आप क्या उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को चेक करके आए हो क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ वजह से आप उसे बोल सकते हैं फीमेल। देखिए, फीमेल मॉस्किटोज ही हमेशा अक्सर लोगों को काटती है। रीज़न क्या होता है ना, फीमेल मॉस्किटोज को बेबी को जन्म देना पड़ता है, अपने प्रोजनी को जन्म देना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस उसको चाहिए होता है। अब वो न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेगा? तो वो न्यूट्रिशंस हम लोगों के ब्लड से वो ले लेता है, इस वजह से वो हम लोगों को है ना काटती है। और उसके बाद फिर क्या होता है, अपने ऑफस्प्रिंग के लिए, ये नया बेबी जन्म के लिए ये जो भी प्रोसेस है वो करते हैं। ये तो फीमेल का बात हो गया, लेकिन मेल वाला क्या करते हैं तब? तो मेल वाला है ना अक्सर हम लोगों को काटते नहीं है। मेल वाला सड़ा गड़ा कचड़ा जो होता है ना, वही लोगों से है ना न्यूट्रिशंस ले लेता है। थोड़ा बहुत भी न्यूट्रिशंस लेगा तो चलेगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है न्यूट्रिशंस लेने के लिए। लेकिन फीमेल को ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि उसको प्रोजनी प्रोड्यूस करना पड़ता है, नया बेबी को जन्म देना पड़ता है। बेबी वर्ड्स बार बार यूज कर रहा हूं तो बेबी आप मत कहना, बेबी नहीं होता है, एक्चुअल में होता है ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, या फिर यंग वंस कह सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग टॉपिक है। तो अब ये एक ऐसा मॉस्किटोज है जो एनोफिलीज मॉस्किटोज, ये एक अलग तरह का मॉस्किटोज है। मॉस्किटोज भी अलग अलग तरह का होता है। अब कई तरह का डेंगू मॉस्किटोज अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, थोड़ा अलग मिलेगा। मलेरिया वाला मॉस्किटोज थोड़ा सा अलग मिलेगा। नॉर्मल जो घर पे जो मॉस्किटोज है ना, ये अलग मॉस्किटोज मिलेगा। मतलब जो मच्छर भी जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में प्रेजेंट होते हैं। तो एक ऐसा कैटेगरी है जो कि फीमेल होते हैं, जो कि एनोफिलीज होते हैं, वही मॉस्किटोज ही है ना ये वाला जो प्लाज्मोडियम है ये कैरी करती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो ऑर्गेनिज्म है ये एनोफिलीज इसको कैरी करती है, लेकर के जाती है। हाँ, और ये क्या करती हैं, अब किसी को सपोज डेट ये किसी को बाइट किया, सपोज डेट कोई व्यक्ति को, कोई भी इंसान को ये क्या किया, ये बाइट की। अब जैसे ये बाइट करती है ना, तो इसके जो स्टिंग होते हैं, मतलब जो जिससे वो चुभाता है, ब्लड सक करने के लिए जो चुभाती हैं, तो जैसे वो ब्लड तो सक करती है, लेकिन उस ब्लड के साथ साथ है ना उसके लार जो सलाइवा होता है, उसके लार के साथ साथ ये प्लाज्मोडियम का ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उसके बॉडी से होते हुए हमारे बॉडी के अंदर इन कर जाता है। वो हमसे ब्लड तो ले ली, लेकिन बदले में हमको वो गलती से क्या दे दी, प्लाज्मोडियम दे दी, जो और वो वही मॉस्किटोज दे सकती है जो एनोफिलीज मॉस्किटोज होता हो और जो कि प्लाज्मोडियम कैरी कर रही हो, ठीक है। अब हमारे बॉडी में क्या हो गया, प्लाज्मोडियम इंटर हो गया। अब ये प्लाज्मोडियम जैसे इंटर कर जाएगा, उसके बाद मैंने बताया था ना होस्ट सेल, अब हम लोगों के बॉडी में ये होस्ट बन गई है, हम लोगों के बॉडी में होस्ट सेल मिल गया। अब ये मल्टीपल्स डिविजन्स होगा। अब मल्टीपल्स डिविजन्स का मतलब एक प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म से खूब तरह का ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर हम लोग हॉस्पिटल वगैरह जाना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था एक
प्लाज्मोडियम्स का टॉपिक, ठीक है, जिसमें से कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस आया है क्या कि जो मलेरिया पैरासाइट जो होता है या मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो कौन से डिजीज या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है या कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो पहला कई बार क्वेश्चंस दिया गया है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के वजह से होता है मलेरिया डिजीज। दूसरा क्या, ये कौन कैरी करता है मलेरिया डिजीज को, तो वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज ही कैरी करती है, मेल नहीं करती है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम लोगों ने फिजन्स मेथड पढ़ा था और दूसरा मेथड जो है वो है बडिंग मेथड। अब ये बडिंग मेथड क्या है, देखो हम लोगों ने बताया था ना कि टोटल 6 मेथड हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। जितना भी ऑर्गेनिज्म है 6 तरीका से ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जिसमें से फिजन मेथड मैंने बता दिया था। दूसरा मेथड है ये बडिंग मेथड। प्रीवियस जो चैप्टर है जो वीडियोस है ना उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। और बडिंग मेथड में देख लीजिए क्या होता है। बडिंग मेथड में, इन द बडिंग मेथड ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी का कोई एक स्मॉल पार्ट, जैसे में ये एक बर्ड है, ठीक है ना, ये ये एक हाइड्रा ऑर्गेनिज्म है। ये हाइड्रा ऑर्गेनिज्म, ये एक नॉर्मल हाइड्रा ऑर्गेनिज्म है। अब इनसे क्या होता है, ये एक हाइड्रा ऑर्गेनिज्म से देखिए हल्का सा एक बर्ड रिलीज हो गया, ठीक है ना, इसके बॉडी से एक पार्ट हल्का सा रिलीज मतलब ग्रो कर गया। अब क्या बोल रहा हूं ना कि इन द बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी का एक स्मॉल पार्ट, जैसे ये एक स्मॉल पार्ट है ऑफ द पैरेंट ऑर्गेनिज्म, ये पैरेंट था ना, इस पैरेंट से ये छोटा सा पार्ट और ग्रो कर गया। ऑर्गेनिज्म ग्रो एज द बर्ड, कौन से फॉर्म में ग्रो करेगा, ये बर्ड के फॉर्म में ग्रो करेगा, ठीक है। बर्ड के फॉर्म में एक पैरेंट ऑर्गेनिज्म से ग्रो कर गया और फिर क्या करेगा, वो डिटैच्ड हो जाएगा। ये देखिए पूरी तरीके से न्यू हाइड्रा जो है ना ये ग्रो कर गया। ग्रो करने के बाद यहाँ से फिर ये ब्रेक हो जाता है, ये यहाँ से जगह के ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद ये वाला पार्ट वापस इसमें है ना नया ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ ना कि एक ऑर्गेनिज्म है, इससे फिर आस्ते आस्ते ग्रो कर लिया ये पूरे अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ से ये पार्ट टूट गया और टूट करके फिर नया ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जो नया जो पॉइंट जो ये बन रहा था ना, इसी को हम लोग बड कहते हैं। और ये डिटैच्ड एंड द बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये फिर नया ऑर्गेनिज्म बन गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। बडिंग मेथड का कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं हाइड्रा, जो ये एक हाइड्रा का एग्जांपल स्ट्रक्चर भी मैंने बताया। देखिए हाइड्रा जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है मैंने पिछली क्लास में बताया था, है ना। मल्टी सेलुलर वैसा ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक टाइप का ना बहुत तरह का, एक तरह का सेल्स नहीं, बहुत अलग अलग टाइप का सेल्स से बना हुआ हो, उसी को हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब ये तो हो गया हाइड्रा का एग्जांपल्स। दूसरा हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। देखिए कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और है ना आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया गया है कई बार, जैसे बडिंग दे देगा, ठीक है, बडिंग प्रोसेस, और दे देगा क्या कि इस बडिंग से कौन सा एग्जाम्पल सही है। एग्जाम्पल दे देगा हाइड्रा दे देगा, कभी कभी दूसरा पैरामीशियम दे देगा, ठीक है, फिर राइजोपस दे देगा। ये 4, 5, 6 ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दे देगा। अब बडिंग मेथड कौन यूज़ करता है, कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग मेथड यूज़ करता है, तो ये एक हाइड्रा है जो कि बडिंग मेथड यूज़ करता है, ठीक है। ये आज टॉपिक क्लियर हो गया आज का, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है और आगे का नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बनाऊँ, ठीक है। और अगर लाइक्स नहीं करेंगे और अगर शेयर वगैरह नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, मैं पर्टिकुलर पर डे के हिसाब से मैं एक टॉपिक में बताऊंगा और एक नोट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिएट करूंगा, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इस चीज़ को कंटिन्यू और डेली याद करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टोर कर देंगे एक बार में और एग्जाम के समय में क्वेश्चंस आएगा, सर इतना सारा क्वेश्चंस नोट्स करवा दिए कैसे याद करूं, तो वो वाला बर्डन लेकर के नहीं चलेंगे। आप डेली पर्टिकुलर एक छोटा टॉपिक याद करते हुए जाएंगे, ठीक है, और वो क्लियर होता जाएगा। देखिए
समय के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टडी कैसे करते हैं, स्टडी एग्जाम्पल पे स्टडी कैसे करते हैं। देखिए मार्क्स को अच्छा लाने के लिए दो चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। पहला कि आप स्टडी क्या करते हैं और बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे किस तरह से स्टडी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्या करना है और कैसे करना है, ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैं कल का एग्ज़ाम है मेरा मैथ का और मैं आज इंग्लिश का स्टडी करूं, मम्मी पूछेगी कि क्या कर रहे हो बेटा, तो मैं तो बोलूँगा कि नहीं मैं स्टडी कर रहा हूँ। ये तो नहीं ना पता है उनको कि मैं कल मैथ है तो मैं अभी इंग्लिश कर रहा हूँ। मैं तो अपनी जगह सही हूँ, मम्मी पूछ रही है क्या पढ़ाई कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में करना क्या है वो चीज़ अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे और क्या क्या करना है, और मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड मेथड है आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इन द स्पोर फॉर्मेशंस द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस hundreds of microscopic reproductive unit is called spore। देखिए स्पोर फॉर्मेशंस पढ़ने से पहले आपको कुछ मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आप लोग कभी ये सोचे हैं क्या कि किस तरीक़े से कोई भी प्लांट्स ग्रो करता है? जंगल वगैरह में, कई तरह का फॉरेस्ट वगैरह में कोई एक प्लांट आप लगा दीजिए, उसके बाद खूब सारा प्लांट ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी आप सोचे हैं, कभी ये भी सोचे हैं क्या कि हम लोग जो छत पे पपीता का जो प्लांट लगाते हैं और इतने इतने महंगे महंगे बीज वगैरह जो उसके सीड्स होते हैं वो खरीद करके लाते हैं और लगाते हैं, लेकिन कई जगह पे ऑटोमेटिक वो ग्रो कर जाता है। वहाँ पे कौन आता है लगाने के लिए? आप कभी सोचे इन चीज़ों के बारे में? मतलब कोई भी प्लांट कहीं भी खुद ब खुद ऑटोमेटिक ग्रो कर जाता है, वो कैसे होता है? ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे में क्या है ना कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, कोई एक प्लांट क्या करता है? ग्रो करता है। अब ग्रो करने के बाद फिर क्या करता है वो देखिए ये एक एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको। ये एक एग्जांपल जो है ये है आपका इसका एग्जांपल्स है, फंगी का एक एग्जांपल्स है। ठीक है ना, फंगी में ये राइजोपस जो है उसका ये एग्जांपल्स है। क्या है? ये राइजोपस है जो कि एक फंगी का एग्जांपल्स है। देखिए फंगी जो होता है ना ये बहुत बड़ा ग्रुप है। उस फंगी में कई तरह का ऑर्गेनिज्म मिलता है। जैसे में ना राइजोपस मिलता है, फिर मिकोर मिलता है, फिर ये फर्न्स और मोसेस वगैरह ये अलग हो गया है, लेकिन फंगी में आपका ये दो ठो अभी नेम अभी याद रखना है। राइजोपस से भी कई बार क्वेश्चन आया है कि राइजोपस क्या होता है। अब ध्यान से सुनिए, राइजोपस का एग्जांपल है जैसे ये क्या होता है? इन द स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस। अब ये एक ऑर्गेनिज्म है फंगी का जो कि एक पेरेंट है, ये कोई एक पेरेंट है। अब ये पेरेंट प्लांट क्या करता है? हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कोल्ड स्पोर प्रोड्यूस करता है। ये पेरेंट है ना, ये पेरेंट क्या करता है? पहले ग्रो कर जाएगा, ग्रो करने के बाद ये पेरेंट क्या होता है? उसका जो ये जो देखिए ये वाला जो गोल टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग स्पोंजियम कहते हैं। ठीक है, और ये स्पोंजियम का जो ये कोट है, ये वाला जो ब्लू वाला जो कवरिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस कवरिंग स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोर केस कहते हैं। ठीक है ना, अब ये वाला जो कोट है ना ये ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है। अब टूटने के बाद ना छोटा माइक्रोस्कोपिक लेवल का छोटा पार्टिकल्स है ना बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, और ये जो छोटा पार्टिकल्स दिख रहा है ना, इसी पार्टिकल्स को हम लोग स्पोर कहते हैं, जो हम लोगों को दिखता नहीं है। ठीक है, इसी छोटा पार्टिकल्स को ही हम लोग स्पोर कहते हैं। तो व्हेन द स्पोर कैस इज द प्लांट ब्रस्ट, जब कोई प्लांट में ये जो स्पोर कैस है ये ब्रस्ट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ये लेयर वाला जो कोट है वो टूट जाता है, देन द स्पोर स्प्रेड। अब क्या होता है? ये स्पोर का जो लेयर है ये टूट जाने के बाद ये स्पोर जो होता है बाहर में बिखर जाएगा, चारों साइड वो फैलने लगेगा। अब वो जो फैलेगा तो देखिए कैसे कैसे फैलता है, वो फैलता है इनटू द एयर, ये हवा में उड़ता हुआ रहता है। स्पोर छोटा स्पोर है ना, हवा में उड़ता रहेगा, और व्हेन दिस एयर
एयरबोर्न स्पोर, जो कि एयरबोर्न स्पोर मतलब बहुत ही छोटा छोटा स्पोर जो कि लैंड पे जब गिर जाता है, मतलब लैंड हो जाता है सॉइल पे, जब कोई सॉइल पे वो लैंड करता है या गिरता है, और जब उन सॉइल को एक फेवरेबल कंडीशंस मिल जाता है, मतलब ये जो स्पोर गिरा वो स्पोर को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाता है। अब ये फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, देखिए आप लोग कभी ये सोचे हैं क्या कि कोई भी जो मॉस्किटोज़ वगैरह जनरली जो होता है वो शाम के समय में ही क्यों काटता है? और आप गौर करेंगे कि मॉस्किटोज़ ज़्यादातर शाम को ही काटेंगे, दोपहर के समय में ज़्यादा नहीं काटता है। ऐसा क्या खास बात है? मतलब वो क्या घड़ी पहन करके चलता है टाइटन का, जो कि शाम होते के साथ अलार्म बज जाता है कि हाँ चलो हमको काटना है? तो देखिए ऐसा नहीं होता है, उन लोगों के पास अलार्म वगैरह कुछ नहीं रहता है, घड़ी वड़ी नहीं पहनता है। वो क्या करते हैं ना कि जैसे ही शाम होता है तो हमारा एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है ना वो कम डाउन हो जाता है। क्या होता है कि दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, तो उस गर्मी को है ना ये मॉस्किटोज उतना है ना एडजस्ट नहीं कर पाता है, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो जैसे वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ये मॉस्किटोज क्या करता है, बाहर निकलता है। अब बाहर निकलता है और अपना पार्टी मनाने के लिए, जो भी है वो पार्टी करने के लिए घर पे इंटर कर जाता है। तो अब वो जो इंटर कर रहा है ना, तो इसका मतलब अब उसका फेवरेट कंडीशन आ गया है, उसी को फेवरेबल कंडीशन कहेंगे। समझ में आ गया? फेवरेबल कंडीशन का मतलब वो कंडीशन जो उसके लिए फेवरेट हो, ठीक है। अब वो मॉस्किटोज के लिए फेवरेट कंडीशन कौन सा हो गया, जो इवनिंग का हो गया, ठीक है। फिर देखिएगा बहुत ज़्यादा ठंडा हो, मतलब आप दिसंबर में या जनवरी फरवरी के लमसम में बहुत ज़्यादा ठंडा जब हो जाएगा ना, उस समय भी मॉस्किटोज जल्दी काटेगा नहीं आपको, देखिएगा जनरली काटेगी तो वो काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि वो ठंडा इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना उस समय कि हम लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मॉस्किटोज से बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो वो बाहर ही नहीं निकलती है, ठीक है। तो मॉस्किटोज का भी फेवरेबल कंडीशन होता है, एक ऐसा कंडीशन जिसमें से मॉस्किटोज दूसरों को काटे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो जितने भी सीड्स हैं, ठीक है ना, जितने भी स्पोर्स हो गए या कई तरह का जो सीड्स होते हैं, उनको फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद ही वो ग्रो करता है। अब देखिए, अब कभी भी जहाँ पे वेजिटेबल्स का सीड्स मिलता है ना, वो सीड्स जाइए और शॉप में जा कर के बोलिए कि मुझे किसी भी वेजिटेबल का मुझे सीड्स दीजिए। तो आप जब जैसे वो सीड्स लेंगे ना, तो देखिएगा तो वो सीड्स ग्रो नहीं करेगा। या फिर घर पे आप दुकान से जब चना वगैरह जो होता है, चना वगैरह खरीद करके जब लाते हैं, तो क्या वो ग्रो करता है क्या? ऐसे तो नहीं ना। आप एक महीना आप घर पे डब्बे में रख दो तो वो चना बिल्कुल यूं का यूं पड़ा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही उसको ना, उस चने को हम लोग पानी में डालते हैं, हाँ नाइट में डालते हैं और सुबह में देखते हो तो फूल जाता है, और 2 दिन और 1 दिन वेट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ कली वगैरह भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या है ना कि अब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया है, ठीक है ना। तो फेवरेबल कंडीशन जैसे ही किसी भी चीज़ को मिलता है तो वो क्या करता है, ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग क्या देखिए, हम लोगों को भी एक फेवरेबल कंडीशन होता है। जैसे कोई एक बोल देगा कि 5 ईयर्स की कोई चाइल्ड है, क्या वो 5 ईयर्स की चाइल्ड जो बच्ची है वो कोई नया बेबी को जन्म दे सकती है क्या? वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि अब उसका वो ग्रो नहीं किया, ना ही वो फेवरेबल कंडीशन अभी है उसके साथ। वो जब 12 से एबव हो जाएगी, 13-14 से एबव हो जाएगी, 15 से एबव ईयर हो जाएगी, तब वो बेबी का कैपेसिटी है कि बेबी वो बना सकती है। तो अब वो फेवरेबल कंडीशंस उसका स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है फेवरेबल कंडीशंस। जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो जाता है ना, तब वो फेवरेबल कंडीशंस होता है। तो वो अलग टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशंस किसी भी स्पोर का जैसे ही वो अटेंड करता है, तब वो क्या करता है, जैसे फेवरेबल कंडीशन में जैसे डैम्प एरिया या वार्म एरिया, ठीक है ना, तब जर्मिनेट करता है और प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट, ठीक है ना। तो ये जैसे लैंड पे आ गया, सॉइल पे आ गया, सॉइल पे लैंड जैसे कर लिया, तो उसके बाद जैसे उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। देखिएगा कभी कभी है ना, हम लोग क्या करते हैं, कई तरह का सीड्स ज़मीन पे है ना, सॉइल में भी छींट देते हैं, लेकिन उनमें से है ना, उसमें से कुछ ही सीड्स है ना ग्रो कर पाता है। अगर हम 100 सीड्स अगर हम छींट देते हैं, चारों साइड बिखेर देते हैं ना, तो क्या 100 प्लांट होते हैं क्या? नहीं होता है। जनरली क्या होता है, उसमें से 15-20 करके ही प्लांट हो पाएंगे या 50 प्लांट्स हो पाएंगे, बाकी सारा का सारा प्लांट नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वैसा वो उसको कंडीशंस नहीं मिल पाता है, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाता है कुछ प्लांट्स, कुछ सीड्स को, और कुछ सीड्स को है ना क्या कहते हैं उसको, पोजीशंस वैसा नहीं मिल पाता है,
ठीक है ना। कुछ सीड्स ज़मीन के अंदर चला जाता है तो वैसा उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, कुछ सीड्स ज़मीन के अपर में ही रह जाता है तो वैसा उसको फेवरेबल कंडीशन ही नहीं मिल पाता तो वो ग्रो नहीं करता है। तो ये होता है। अब स्पोर फॉर्मेशंस का एग्जांपल जैसे में है आपका फंगी हो गया, जैसे राइजोपस, फंगी का राइजोपस, जैसे ये वाला हो गया राइजोपस। देखिए ये राइजोपस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार पूछा गया है राइजोपस के बारे में। देखिए राइजोपस क्या होता है, आप लोग घर पे भी राइजोपस देखे हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। आप लोग ब्रेड वगैरह तो कई बार खाए हैं, और कभी ब्रेड वगैरह हम लोग एक दिन के लिए छोड़ देते या 2-3 दिन छोड़ देते ना, यूं ही बाहर में ही छोड़ देते तो उसके ऊपर है ना हल्का ग्रीन टाइप का एक लेयर बन जाता है ना। तो उस लेयर को अगर हम गौर से और माइक्रोस्कोप्स में देखेंगे ना तो पता है ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपका ब्रेड का लेयर हो गया, ब्रेड हो गया, और इस ब्रेड पे इस तरीके से है ना स्ट्रक्चर बन जाएगा, यही बनता है और कुछ नहीं। इसका नाम है क्या, राइजोपस नाम है, जो कि एक फंगी होता है। बोलते हैं ना कि अरे ये तो फंगस लग गया इस चीज़ में, इस फूड में, ठीक है। तो ये हो गया आपको राइजोपस, ठीक है। अब उस ब्रेड को हम लोग फेंक देते हैं। अब सोचिए क्या कि वो जो राइजोपस है वो उस ब्रेड में कैसे ग्रो किया, है ना। हम लोग तो सोचते हैं ना, हम 2-4 दिन के लिए ब्रेड छोड़ दिए और कुछ समय के बाद ब्रेड खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है, होता क्या है, हम लोग कहीं से बाहर से तो राइजोपस लाए नहीं जो कि वो खराब हो जाएगा। आपको पहले ही ना बताएं क्या कि जो राइजोपस होता है वो कैसे ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है आपका ब्रस्ट इनटू द एयर। देखिए ये स्प्रेड करता है एयर में, और एयर से उड़ते हुए भी है ना हमारा एयर के एटमॉस्फेयर में भी ये उड़ता हुआ कई बार घूमता फिरता रहता है और हमारे ब्रेड के ऊपर आ जाता है। देखिए हम लोगों का एयर में भी कई तरह का जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से ये हमारा राइजोपस भी जो कि एक फंगी का एग्जाम्पल्स है वो भी प्रेजेंट होता है, और स्पोर जो कि उड़ता रहता है, और वो किसी तरीके से ब्रेड के ऊपर आ गया। एक अगर स्पोर, ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, कोई एक स्पोर अगर आ गया तो वो स्पोर क्या करता है, एक ये राइजोपस, ये स्पोंजियम्स बनाएगा जिसको राइजोपस कहते हैं, ये बनाएगा, ये फिर ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद फिर वापस ब्रस्ट करेगा, फिर ये वापस निकलेगा, स्पोर यहाँ पे गिरेगा, फिर यहाँ से ये प्लांट नहीं, ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा वापस, फिर खूब तरह का इसी तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा बार बार, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया स्पोर फॉर्मेशंस। अब हम लोग समझते हैं क्या कि रीजनरेशन क्या होता है, ठीक है ना। रीजनरेशन के बारे में देखिए, रीजनरेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। रीजनरेशन का मतलब होता है वापस जन्म लेना, ठीक है ना। रीजनरेशन का मतलब दोबारा जन्म लेना। देखिए दोबारा जन्म कैसे लेता है, हम लोग अगर एक बार चल बसते हैं तो फिर कहानी खत्म, लेकिन रीजनरेशन का मतलब समझते हैं, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं ना, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल, मतलब क्या कि वापस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म को, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कट कर देते हैं। जब ये हम कट कर देंगे ना तो यहाँ से ये वापस यही वाला एकदम पूरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर है ना पूरी यहाँ तक है ना, पूरी तरीके से ये फुल अटेंड कर लेगा, तो इसी को कहते हैं रीजनरेशन। और ये वाला भी, इसका कैप जैसे सपोज ये पार्ट टूट गया कैप का, तो ये ऑटोमेटिक वापस यहाँ पे कैप एक नया बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों पार्ट से एक अलग अलग चीज बन जाएगा, इसी को रीजनरेशन कहते हैं। देखिए रीजनरेशन का एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, जैसे कोई लिजर्ट वगैरह होता है ना, चिपकली वगैरह जो होता है। देखिएगा कभी हमारे वाल वगैरह पे या दीवार वगैरह पे क्या होता है कि चिपकली वगैरह अगर कहीं पे है और अगर गलती से किसी तरीके से उसका जो टेल है वो कट जाता है ना, और कट जाएगा तो कुछ समय के बाद जब देखिएगा तो उसका जो टेल है ना, जो उसका जो पूंछ है वो वापस ग्रो कर जाएगा। आधा तो कट गया था ना टेल, लेकिन वो वापस ग्रो करेगा। पता है उसके जो टेल है, उस टेल में एक ऐसा सेल प्रेजेंट होता है, ऐसा टिश्यू प्रेजेंट होता है जो रीजनरेशन का कैपेसिटी रखता हो, ठीक है ना। तो इस वजह से जितना भी लिजर्ड्स होते हैं उसके जो टेल वगैरह होता है ना वो वापस रीजनरेट कर लेता है। लेकिन ये रीजनरेशन वाला चीज़ है ना, जो प्रॉपर्टी है वो सेल का, वो हम लोगों में ये प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं तो अगर हम लोगों का हैंड अगर सपोज ये फिंगर कट जाता तो वापस तो ग्रो कर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं ग्रो कर पाता है, क्योंकि हमारा जो सेल है, इस सेल में वो प्रॉपर्टी ही नहीं है, वो खास बात ही नहीं है जो कि वो नया खूब तरह सेल से टिश्यू बन जाए और टिश्यू से खूब तरह का एक ऑर्गन टाइप का बन जाए
जाए, ऐसा प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसा स्पेशल ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ है, उसके सेल के अंदर ऐसा प्रॉपर्टीज़ है जो वापस बना दे, ठीक है। जैसे लिजर्ट हो गया, जैसे हो गया हाइड्रा हो गया, जैसे ये प्लेनेरिया हो गया, ये सब प्लेनेरिया, जैसे ये एक प्लेनेरिया का एग्जांपल है। ये प्लेनेरिया को क्या किया ना, हम बीच से कट कर दिए 3 पार्ट में। जैसे ये 3 पार्ट में कट किया ना, तो ये वाला वापस देखिए फुल अटेंड कर लिया ना, स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा बना रहे हैं, ये वापस देखिए फुल अटेंड कर लिया, वापस बन गया। ये भी देखिए वापस बन गया, ये भी वापस बन गया। मतलब एक पार्ट को एक प्लेनेरिया को 3 पार्ट में जब हम कट किए ना, तो 3 अलग अलग प्लेनेरिया बन गया। समझ में आया ना, उसी को कहते हैं रीजनरेशन। अब एक मतलब इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, हम लोगों में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है क्या कि हम लोग वापस रीजनरेट कर लें किसी भी चीज़ को, ठीक है। अगर सपोजली किसी का हैंड कट जाए तो वो हैंड वापस खुद ब खुद ऑटोमेटिक बन जाए, ऐसा हम लोगों के सेल में खास बात है ही नहीं, ठीक है। लेकिन कई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऐसा खास बात है। अब हम लोगों में से एक ऐसा ऑर्गेन है जिसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो नया चीज़ वापस बना सके। जैसे में हमारा जो लंग्स है, ठीक है ना, हमारा जो लीवर है, लीवर में क्या होता है, लीवर का हमारा खास बात क्या है ना कि लीवर, अगर जैसे ये पूरा एक लीवर का स्ट्रक्चर है, लीवर का स्ट्रक्चर आपको ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है, हल्का सा लीवर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो ये लीवर का जो स्ट्रक्चर है, अगर सपोज रेट ये लीवर को ऐसे करके हम यहाँ से ये पार्ट को हम कट कर देते हैं, ठीक है, तो ये लीवर का जो सेल है ना, इसका एक ऐसा स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या कि ये वापस ग्रो करके फुल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा लीवर के पास रीजनरेशन का कैपेसिटी है। लेकिन ये मत कीजिएगा कि इस लीवर को पूरी कट कर दे 50% में, तो वो ग्रो नहीं करेगा, ये तो ख़त्म होगा ये, और प्लस आप भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। हाँ, हल्का मतलब माइनर सा अगर कट लगता है या कट जाता है तो वो ग्रो कर जाएगा, लेकिन ज़्यादा अगर कट लगता है तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इतना भी इसके पास छूट नहीं है, इतना भी इसके पास पावर नहीं दे दिए हैं हम लोग कि ये लोग ग्रो कर जाए। तो ये हम लोगों का रीजनरेशन हो गया, और ये हम लोगों का स्पोर फॉर्मेशंस हो गया। 4 मेथड हम लोग पढ़ लिए हैं, और वापस 5th और 6th ये 2 मेथड और बचा है, वो दोनों कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। क्या होता है फ्रेगमेंटेशंस? फ्रेगमेंटेशंस का मतलब होता है फ्रेगमेंट, मतलब छोटा टुकड़ा में बदल जाना, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? छोटा टुकड़ा में, खूब सारा टुकड़ा में कन्वर्ट हो जाना या बदल जाना, उसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। थोड़ा सा डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का ब्रेकिंग करना मतलब तोड़ना, ठीक है ना, ऑफ ए सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। याद रखिएगा, फ्रेगमेंटेशंस मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 या फिर मोर, या तो 2 पीसेस में कन्वर्ट हो या फिर 2 से ज़्यादा, 4 5 6 7 8 जो भी हो, अनदर पीसेस में कन्वर्ट हो, उसी को कहते हैं। और वो क्या है कि मैच्योरिंग, वो मैच्योर हो जाता है। ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रो टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। क्या करेगा ना कि वो पहले तो कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म पहले क्या करेगा, अपने पूरे बॉडी पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा छोटा पीसेस में, और वो टूट जाने के बाद क्या करेगा, वो 2 या 2 से ज़्यादा में मैच्योर हो जाएगा, और वो क्या बनेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशंस कहते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे देखिएगा, कोई भी नदी तालाब वगैरह में देखिएगा, तो नदी तालाब वगैरह में कभी भी देखिएगा ना, तो कभी किनारे साइड में, साइड में क्या होगा ना, पानी वगैरह में कि हल्का फुल्का काई जो होता है, जिसको कजली वगैरह कहते हैं, वो काई वगैरह जम जाता है। कभी कभी हैंड से ऐसे कीजिएगा ना, तो रेसा ग्रीन टाइप का भी है ना, काई हाथ में आ जाता है, अगर ऐसे करके हाथ से उठाइएगा तो, ठीक है ना। तो वो जो काई है, वो जो कजली वगैरह जो होता है, उसको हम लोग स्पायरोगायरा कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं?
गहरा कहते हैं। वो क्या होता है, आप कभी क्या कीजिएगा ना कि नदी तालाब में वो जो कजली टाइप का जो रेशा रेशा लंबा लंबा स्पायरो गहरा जो होता है, उसको आप तालाब वगैरह या नदी वगैरह में, नदी की जनरली नहीं, तालाब वगैरह में उसको आप छोड़ देंगे ना, तो कुछ समय के बाद है ना खूब सारा, मतलब पूरे तालाब में है ना वही स्पायरो गहरा जो है वो पूरा फैल जाएगा, पूरे तालाब ही है ना कजली में पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, और वो भी तुरंत हो जाता है, मतलब विद इन डेज में होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये उसका जो पार्टिकल्स है, उसका जो बॉडी है वो टूटता है ना, तो एक नहीं, दो नहीं, तो उससे भी ज़्यादा पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और एक ही समय में फटाफट होने लगता है। इसी वजह से उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। उसी तरीके से सी एनेमोना में भी होता है। अब एक डिफरेंस समझते, देखिए फ्रेगमेंटेशंस और फिजन्स में भी क्या हुआ था कि कोई एक पार्टिकल्स था और 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया था, टूट गया था, तो उसको हम लोग फिजन्स कहते हैं। तो फिजन्स और फ्रेगमेंटेशंस में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, बहुत कम ही लोग ये डिफरेंस को बता पाता है, और अब कभी किसी से पूछिएगा ना तो वो बता भी नहीं पाएगा। देखिए मेन डिफरेंस बिटवीन द फिजन्स एंड फ्रेगमेंटेशन, जो फिजन्स होता है ना उसमें 2 या फिर मोर डॉटर सेल्स कन्वर्ट होता है। फ्रेगमेंटेशंस में भी 2 या फिर मोर डॉटर सेल्स में होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर में होता है। ठीक है ना, किन में होता है, फ्रेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर में होता है, और फिजन जो होता है वो यूनिसेलुलर में होता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस ऑफ फ्रेगमेंटेशंस का। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशंस क्या होता है ये समझते हैं। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का मतलब होता है एक न्यू प्लांट, कोई भी एक न्यू प्लांट जो होता है वो ऑब्टेन करता है फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट से। कोई एक प्लांट पहले यहाँ तक ग्रो किया है, अब वो क्या करेगा, बहुत पुराना हो जाएगा, वो प्लांट ओल्ड हो जाएगा। ओल्ड होने के बाद उसका कोई पार्ट है ना टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद जो भी पार्ट टूटेगा और वो ज़मीन पे जो सॉइल है उस पर जब गिरेगा ना, तो उस सॉइल से ना वो वापस ग्रो कर जाएगा, नया प्लांट वहाँ से ग्रो कर जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं। ठीक है ना, अब वो जो नया जो जो भी कोई प्लांट है उससे जो टूट जाएगा और ज़मीन पे से जो ग्रो करेगा ना, तो वो जो पार्ट टूटेगा वो क्या क्या चीज़ से ग्रो कर सकता है कोई भी प्लांट से। देखिए कोई भी प्लांट से या ओल्ड प्लांट से उससे क्या क्या टूट सकता है, या तो स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, ये सारा चीज़ से है ना वापस कोई नया प्लांट बन सकता है। ये सारा लीव्स वगैरह भी क्या होता है कि लीव्स से भी नया कोई प्लांट ग्रो कर जाता है, जैसे ब्रायोफाइटा वगैरह एग्जांपल है। ठीक है, वो भी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जरूरत नहीं होता है, फिर भी ये टूट टूट करके नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और आज का तो ये हमारा टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। जनरली कुछ छोटा मोटा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे। और तो कुछ नहीं, कंप्लीट हो गया। और मैं बस यही विश करूँगा कि आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें, और थोड़ा मोड़ा लाइक भी करते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम लोग इंटर करेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस स्टार्ट करने से पहले है ना हम कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस देखने के बाद है ना आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि अगर हमको ये सब चीज़ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस इसका एग्जांपल हो गया, फ्रेगमेंटेशंस का इसका एग्जांपल हो गया, इतना सारा एग्जांपल्स क्यों पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम क्वेश्चन आंसर कुछ कराएंगे, कुछ टॉपिक कराएंगे क्वेश्चन आंसर का, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि याद करना है या पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियोस का वेट करते हैं। ठीक है।